मंच पर स्वागत है मनोज तिवारी जी का। और वो देखिए, आइए मनोज तिवारी। थैंक यू सो मच। मनोज तिवारी जी, ये आपसे सब लोग सबको बुलाए हैं आप? खुद आए हैं, अच्छा। कुछ हमारी इनविटेशन पे आए हैं, कोई खुद आए हैं। सब मिलना चाहते हैं आपसे, सुनना चाहते हैं आपको। और थोड़ा बता दूं, क्योंकि क्रिकेट आपको बहुत पसंद है, तो फील्डिंग के लिए भी तैयार रहिएगा क्योंकि कुछ गेंदें वहां से आने वाली हैं। लेकिन शुरू करते हैं आज का पब्लिक मंच। मनोज तिवारी जी, पूछना चाहती हूँ कि गाना भी आप गाते हैं, अभिनय भी करते हैं, क्रिकेट भी खूब खेलते हैं, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? और इस बार तो जैसे आपने इन स्विंगर मारा है कि आपने सियासत की पिच पर एकदम आउट ऑफ द स्टेडियम बॉल हिट कर दिया है। लोग कहते हैं आपने सेंचुरी बना ली वहां जहां 6 आपकी टीम के खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए हैं। आप अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली में जो रिपीट किए गए हैं। तो ये बताइए, कौन सा गुरु मंत्र है, कौन सा इन स्विंगर है जिसकी वजह से आपकी पार्टी आप पर इतना भरोसा करती है? नहीं, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसपे हम नहीं समझते कि हम क्या, हमारे में क्या है। हम तो बस धन्यवाद दे देते हैं। पार्टी का धन्यवाद है, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है, और जो जिस क्षेत्र में मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ वहाँ के लोगों ने भी शायद वो सर्वे में कुछ ठीक ठाक बात करी होगी। इट डजेंट मैटर कि हमारा टिकट मिला या हमारा टिकट नहीं मिला। हमको जो काम पार्टी में मिलता है हम उसको बेस्ट तरीके से करने का मादा रखते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा एक सर्वे हुआ, तो सर्वे होता है हर कैंडिडेट का और फीडबैक के बेसिस पर टिकट डिसाइड किया जाता है। वो भी एक काफी पावरफुल तरीका है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सर्वे भी होता है, अधिकारियों से भी पूछताछ होती है, पूरा विधिवत मंडल अध्यक्ष के स्तर के लोगों तक कि भाई आप किसको चाहते हैं, तो ये सब चलता है। और पार्टी में जब इसका रिजल्ट आता है तो उसको पार्टी ऑनर करती है। तो फिर ऐसा लगता है कि 6 आपके साथ वाले जो थे वो तो फेल हो गए होंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इतनी लड़ाई चलती है कि काम कौन करेगा, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान रहता है। नहीं, सवालिया निशान नहीं रहता है, कंफ्यूजन रहता है। शब्द को बदलना चाहिए कि कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा काम किसका है। बट नेचुरल है कि स्टेट की गवर्नमेंट किसकी है। हम चुनाव में अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, हम फॉर्म भरते हैं, वो एक प्रकार का टेंडर ही है कि हमें दिल्ली चलाने को दिया जाए। हम ये भी करते हैं कि हमें देश चलाने को दिया जाए। हमें देश चलाने को तो मोदी जी को मिला है 10 साल से, लेकिन दिल्ली 26 साल से बीजेपी को नहीं मिली है। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं, प्लीज इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए दिल्ली को। 26 साल से दिल्ली की जनता बीजेपी को नकार क्यों रही है? वो कहते हैं विपक्ष वाले कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली पूरा स्टेट नहीं है, आपके पास पुलिस है, आपके पास ईडी है, जो काम करना चाहता है उसे तो आप जेल में डाल देते हैं, और वो जेल का जवाब वोटों से देंगे। अब नकार क्यों रही है जनता दिल्ली में? एक तो मैं बताऊं कि 10 साल से केंद्र में हमारी सरकार है। हमने द्वारका एक्सप्रेस बनाते समय ये नहीं देखा कि दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट किसकी है। हमने प्रगति मैदान का टनल बनाते हुए हमने नहीं देखा कि दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट किसकी है, उसको फायदा होगा। हमने एलिवेटेड रोड हमने अपने क्षेत्र में बनाना शुरू किया है, देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचाएंगे अब 2-2.5 महीने बाद। हमने कभी ये नहीं देखा कि वहां आम आदमी पार्टी के विधायक हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं था नविका जी, मैं अपने क्षेत्र में मेट्रो लेके आया हूं। और सबसे बड़ी बात है, कैसे पानी पिलाएंगे, पिलाना था पानी, पिलाने लगे शराब। तो ये पता करो कि 2013 के पहले दिल्ली का जल बोर्ड क्या स्थिति था।
ये 600 करोड़ के फायदे में होता था। आज दिल्ली का जल बोर्ड 55,000 करोड़ के कर्ज में है। वो 55,000 करोड़ किधर गया जो कर्ज लिया गया, क्या बना है? वो कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन इस बार दो बिहारी हैं। दो बिहारियों की टक्कर है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और इस बार उस बिहारी के पीछे दोनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूं? कन्हैया कुमार जी की। और सुनने में ये आता है कि जब से वो मैदान में उतरे हैं आपकी टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। हाँ, देखिए चेहरे पे कितना टेंशन आ रहा है मेरे। देखिए, मैं समझता हूं, मैं बहुत सोच समझ के एक बात बोलना चाहता हूं। कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को किसी राज्य से जोड़ना उस राज्य का अपमान है देश में। कोई बिहार का व्यक्ति वो उनके नाम के साथ, बिहार के नाम के साथ कन्हैया कुमार को नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि जिसकी रोम रोम से जिसके निकलता हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, रोम रोम से जिसको निकलता हो कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जो भारतीय सेना को हमारे देश के लोग देखते हैं ना, तो नहीं भी बोलेंगे तो मन से आएगा जय हिंद, सेना जा रही है। वो हमारी सेना को रेपिस्ट बोलता है। बिहार का व्यक्ति क्या, मैं समझता हूं देश का कोई भी व्यक्ति जो इन बातों को जानता होगा ना, अभी मैं नॉमिनेशन करने दीजिए उनको, मैं जेएनयू की उनके वीडियोस निकालूंगा, बहन बेटियों की एफआईआर निकालूंगा, जो लड़कियों के साथ, बेटियों, स्टूडेंट्स के साथ जो इन लोगों ने किया है ना, मैं देश के सामने लाऊंगा और तब बताऊंगा कि ऐसे लोग किसी मतलब इंसान कहलाने की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आप इंतजार कर रहे हैं नॉमिनेशन का, तब निकालेंगे? हाँ, आज क्यों नहीं? नहीं, जरा नॉमिनेशन हो जाए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पहले निकाल देंगे तो भाग जाएगा? नहीं नहीं, असली लड़ाई तो अभी शुरू होगी, अब भागेंगे क्या? नहीं तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई कुछ है, तो अभी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है, और वो सवाल मैं चाहती हूं आज इस मंच से आपको दिखाऊं भी। जो सवाल है साउंड बाइट सुनाऊं भी और फिर जवाब लूं भी। कन्हैया कुमार, सुनते हैं। कितनी बड़ी पार्टी में एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो। आप उसको चुनते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो, जो सेना को गाली देता हो। मनोज तिवारी काम करते हैं, तो मनोज तिवारी जब मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो सीधा जो है जय शाह के पिताजी पे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय तो उनके पास है ना, मेरे पास तो है नहीं। मेरे चाचा जी तो है नहीं गृह मंत्रालय में, गृह मंत्री तो है नहीं, ये तो वही बैठे हुए हैं, तो ये सवाल उनके ऊपर चला जाएगा। पता नहीं वो क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर इतने सबूत हैं तो कन्हैया कुमार पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों जमानत नहीं हो ही रहा है, केस चल रहे हैं, केस का डिसीजन आएगा, होगा। सारे सेना को गाली देने का केस चल रहा है, ये जो नारे हैं ये भी केसेस चल रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं, डिनाई करते हैं। तो ये तो इस देश में एक परंपरा बन चुकी है कि बोलने के बाद कोर्ट में लोग डिनाई करते हैं, मगर वो सबके पास है। और दूसरी बात आपको बताऊं, इस देश में कह के और पलट जाना, वो भी कुछ समय के लिए। आज सरकार जेल से चल रही है। आज सरकार जेल से चल ही नहीं रही है, सरकार जेल से चल ही नहीं सकती। जेल से गैंग चल सकते हैं, सरकार नहीं चल सकती है। आज क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि गैंग चला रहे हैं? हाँ, गैंग चला रहे हैं। और ही आप उनको गैंगस्टर कह रहे हैं? हम कह क्या रहे, वो हैं। और ये बाप रे, अरविंद केजरीवाल जी गैंगस्टरों के गैंगस्टर हैं। कई बार कोई नेता होता है तो उसके आसपास भीड़ ना हो तो वो घबरा तो जरूर जाता है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि आप घबराए हुए हैं, बीजेपी घबराई हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी थर थर कांपते हैं उनकी बातों से। नहीं, कांपते हैं नहीं, कांपता है।
आप तो बहुत शिष्टाचार वाली भाषा बोल रहे। राहुल जी इस भाषा में कहे होते ना तो हम मान के चलते, विपक्ष के व्यक्ति हैं, बोलिए, लेकिन ये भाषा नहीं है। वो कहते हैं कि हमको देख करके वो थर-थर कांपता है, डरता है। अरे अपनी उम्र का भी लिहाज करो राहुल जी। इस देश किसी के युवा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी युवा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, अगर युवा भी मान लें तो उस नाते भी नरेंद्र मोदी जी 73 साल के एक व्यक्ति का, आपको क्या आपके घर में कोई संस्कार सिखाने वाला नहीं रहा राहुल जी? सब आपको देशद्रोही ही बनने के लिए सिखा रहे हैं क्या? उसी रास्ते पे चल रहे हो क्या? आपको कन्हैया कुमारी दिखता है क्या? आप सोचिए, राहुल जी की जो भाषा है उसकी, मेरे मुंह तो मैं तो कुछ भी कहूं तो जी नहीं जाता है। मेरे माता पिता ने ऐसे, अब भारत के ही संस्कार है जी। मैं अरविंद केजरीवाल को बोलता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने पाप किया है, भ्रष्टाचार, तो भी जी निकलता है। बिकॉज आई एम रिस्पेक्टिंग दैट, क्या बोलते हैं वो जो कुर्सी है, दैट चेयर। भाई मुख्यमंत्री पद पे हैं, अब अभी लड़ रहे हैं हमारी पत्नी बन जाए, मतलब उनकी पत्नी। आतिशी कह रही हम बनने नहीं देंगे। आतिशी कह रही हैं? अरे आपको अंदर की खबर है? बहुत अंदर की। अच्छा, तो क्यों नहीं बनने दे रहे? अरे भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पहले कोर्ट में गए, साइलेंट। 7 दिन बाद जब कोर्ट में गए, 7 दिन कोशिश किया कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज, प्लीज एक्सेप्ट सुनीता केजरीवाल जी एज सीएम। वो दोनों कह रहे नहीं नहीं सर, ये राजतंत्र हो जाएगा, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये बोलते तुम लोग हमको ज्ञान दोगे या सुनीता को बनाओगे? ये सब बोले नहीं नहीं सर, आप विचार करिए। 7 दिन में नहीं माने सब। आपने अंदर कुछ कैमरास लगाए हुए हैं, स्पाई, आप सुनते हैं क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, अगला तो आपका कैमरा लगा हुआ था, आपका टाइम्स नाउ का। और जेल के अंदर से कैसे आपको पता चल रहा था? इसलिए पता चला कि जब आए अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने टाइम्स नाउ के कैमरे पे बोला कि जज साहब, ये आतिशी और भारद्वाज भी शराब घोटाले में शामिल है, इनको भी पूछताछ किया जाए। आपको मैं कोट कर रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा। उन्होंने स्पेशली कोर्ट में बोला, अच्छा आतिशी और सौरभ भारद्वाज वहीं खड़े थे, ऐसे कांपने लगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो किंग पिन है शराब घोटाले के, वो कुछ तो उनकी बिगड़ी होगी ना, नहीं तो पहले दिन बोलते भाई आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी से भी पूछताछ करो। 7 दिन बाद पूछने का मतलब क्या? इसका मतलब 7 दिन में डील नहीं हुई। तब अरविंद केजरीवाल गुस्सा हुए, बोले हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे। नाविका जी ये हुआ है, आपके कैमरे पे हुआ है। अब बीच का कुछ फिलर भर लेना चाहिए। अच्छा, वो फिलर आप भर रहे हैं? ये हम तो कवि हैं। हाँ बिल्कुल, आप तो, कवि हैं। तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ गाकर बता दीजिए। नहीं, उनका नाम लेते ही सुर बिगड़ जाता है। आप, अरे नाम लेना हो, गाना अगर सुनना हो तो कोई अच्छा नाम लो भाई, जो लोग अच्छी बात करते हो। जब नाम ही लेते ना, सुर इधर उधर सब गड़बड़ चला गया। क्यों? सा ही नहीं मिल रहा है मेरा। सा समझते हैं? बिल्कुल समझते। सारे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। अब ये सुर है, सारे ग रे ग म म प द द म द नि सा। राहुल, अब आपने कहा राहुल गांधी, बिगड़ गया, सब गया। पता चले कि रिंकिया के पापा की जगह कुछ और गाने लगे हैं। पर ये तो पुरानी बात हो गई। नई बात में राहुल गांधी कहते हैं अब की बार 400 पार तो नहीं, 150 पर रुक जाएगी बीजेपी। क्या सुर इसलिए आपका बिगड़ जाता है? नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी जी ही 400 पार करा रहे हैं। मदद कर रहे हैं आपकी, मिले हुए हैं पीछे से। नरेंद्र मोदी जी का 400 से प्लस सीटों से अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसमें राहुल गांधी जी का और उनकी पार्टी का ही योगदान होगा, जिन्होंने ये कहा है कि हम भारत की जनता के पब्लिक प्रॉपर्टी की समीक्षा करेंगे और उसको मुसलमानों में
उनके बच्चों में बराबर बराबर बांट देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा एक्सरे करेंगे। उन्होंने, मेरे पास मेरा मोबाइल कहाँ है, जरा देना भाई आप लोग। उन्होंने कहा है कि बैंक विल एग्जामिन, एक्सरे करके वो आपकी धन का पता लगाएंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, तो रीडिस्ट्रीब्यूट में तो हम अपने भाषा में बोलता नहीं, तो आपकी भाषा में वो रीडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा? नहीं, उन्होंने गरीब कहा है हिंदुओं के लिए भी होगा। नहीं, उन्होंने कहा है उनका माइनॉरिटी का मतलब ही मुस्लिम है। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही है कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, और हम कहते हैं देश के संसाधनों पे पहला हक गरीबों का है देश के। अब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपकी सोच को इस देश के लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी छोटी छोटी फिल्में बनने लगी हैं, वायरल हो रहे। आप बोलते हैं कि हम मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे। क्यों भाई? मुस्लिम स्टूडेंट को भी मिलना चाहिए, हिंदू को भी मिलना चाहिए, सिख को भी मिलना चाहिए, बौद्ध, जैन, पारसी जितने लोग हैं, क्रिश्चियन, सबको मिलना चाहिए। व्हाई मुस्लिम स्टूडेंट्स ओनली? तब मुझे लगता है कि कोनो बात नहीं, यही 400 पार करा देंगे। ये देश का लोग, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? सबका साथ, सबका विकास। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है सभी धर्मों का सम्मान। हमारे डीएनए में है, भारत के डीएनए में है। हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने, लेकिन अगर मस्जिद दिख गया तो थोड़ा सा सर झुक जाता है हमारा। हमें लगता है वहां भी कोई देवता है, ठीक है, वो अपने ढंग से हैं। हम तो जो हम सत्य सनातन की बात करते हैं, अभी मैंने एक गाना गाया था, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के थे मतलब मर्यादा के थे, मर्यादा के हैं, मर्यादा के, त्याग के थे, सत्य के थे। राम मतलब मर्यादा, राम मतलब सत्य, त्याग। और उसमें हमारा धर्म कहता है कि रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन। चलिए, बहुत से पब्लिक के सवाल हैं, तो पब्लिक के सवाल जो ट्विटर पर भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, और यहाँ हमारी ऑडियंस में भी कई स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन कराने में आपकी भूमिका भी रही है, ये पूछ रहे हैं विशाल सिंह बलिया से। मनीष कश्यप को लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है? जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो बिहार में नीतीश जी की ही सरकार थी और आज नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं, क्या कहेंगे? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर, पत्रकार के रूप में उभरे, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो डेवलपमेंट इश्यूज को बहुत अच्छे से कवर करते थे। बिहार की जनता ने और देश के लोगों ने बहुत अच्छा फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने एक पुल के बारे में कहा, ये गलत बन रहा है, गिर जाएगा। गिर गया। सरकार ने नहीं माना, पुल गिर गया। उसमें और पुल बनाने वाले आपके साथ पुल बना गए? नहीं, पुल बनाने वाले देखिए, जब वो उस लड़के को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया और उसको 9 महीने तक जेल में रखा गया। उस दौरान मैं उसके जेल में मिलने गया, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मुझे जेल में एज सांसद जेल में मनीष कश्यप से मिलने नहीं दिया गया, और वो जिद थी तेजस्वी यादव जी की। अच्छा, नीतीश कुमार जी को बचा लिया आपने? नहीं, सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री वो थे, पर जिद थी तेजस्वी यादव। नहीं, बट मनीष से खुद ही बात करिएगा, उसका सारा प्रॉब्लम उसको किया, वो तेजस्वी बाबू ने किया। और जब वो बाहर निकल के आए तो फिर मैं उनके घर गया, उनके घर गांव में गया, मैं सपोर्ट करने गया। तो मैंने उनको कहा
कि आप क्या नरेंद्र मोदी जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? उसने कहा नहीं। तो आपने फिट कर दिया बीजेपी के अंदर। हाँ, फिट नहीं किया, मैंने कहा और उनकी माता जी को मैंने इन्वॉल्व किया कि जरा इसको समझाइए, क्योंकि देखिए मनीष जितना लोगों में लोकप्रिय है तो कई लोग चाहते थे कि मनीष उतना आगे न बढ़े, वो जा करके इधर उधर टकरा जाए। मैंने उसको अच्छा रास्ता दिखाया और आने वाले समय में मनीष सेवा करेगा अच्छे से, वो मुख्य धारा में आएगा, बिहार के चुनाव में लड़ेगा। हाँ लड़ेगा। चलिए जनता के सवाल, पहला सवाल यहां से। आई एम मान्या बिंद्रा फ्रॉम विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि दिल्ली में आपकी सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और केजरीवाल जी काफी बार बोलते हैं कि जो केंद्र है वो हमें फंड्स नहीं देते हैं या हमें काम नहीं करने देते हैं। तो अगर जैसे दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आती है और डबल इंजन की सरकार बनती है, तो जो हम दिल्ली के बच्चे हैं, युवा है, दिल्ली के लोगों से उसका क्या फायदा होगा? और एक बार जब आप ये उत्तर इसका आंसर दे दे तो हम सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि आप एक गाना गा सके, स्पेशली केजरीवाल जी की कंडीशन जेल में, तो बहुत अच्छा। थैंक्स। वाह। नहीं देखिए, डबल इंजन विकास का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एक दूसरे को अड़चन नहीं पैदा करता कोई। तो ये जो डबल इंजन हो जाएगा तो हमारे दिल्ली के 72 लाख लोग ऐसे गरीब हैं जिनको आयुष्मान योजना मतलब प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का फायदा हो सकता है अगर बीमार हुए तो, भगवान करे बीमार ना हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डबल इंजन। इसलिए जेल में डाल दिया? नहीं, जेल में हमने थोड़ी डाला। हमने एक गाना सुने, कर्म किए जा फल की चिंता मत करो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये नाविका जी का भी ज्ञान। आप पर, ही यही कहते हैं। पर रिक्वेस्ट थी कि इसीलिए तो गा केजरीवाल दिया। नहीं केजरीवाल पर गाना बनाना। अब आप नाम ऐसा लेंगे कि मैं सुर ही भूल जाऊं। नहीं, हम थोड़ा सुर से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन आपकी कविता सुनना चाहते हैं। देखो, मैं ना जब अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई है। यमुना जी देखो जाके क्यों रो रही है, किसके पापों को आज मेरी माँ ढो रही है, बुजुर्गों का पेंशन क्यों बंद हो गया है, गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, गलियों में पानी क्यों लगा है बता दे कोई, नल से ये गंदा पानी कौन दे रहा है, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है। और वैसे आप केजरीवाल जी का नाम नहीं लोगे, राहुल जी का नहीं लोगे, बोलो मनोज एक गाना गाओ ना, तो मैं फिर गाऊंगा, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार सा। अरे मेरा एक नया गाना आया है, पहले ये खत्म कर लेते फिर नया गाना भी सुन लेते। मैं अचानक याद आ गया, वो एक हिंदी फिल्म आ रही है, ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना है ना। अरे तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के देश के मान बढ़ावा ये भैया, तनी धूमधाम से तनी झूम झाम के 25 मई के कमल के बटन दबाओ। एक नई फिल्म आ रही है, आने वाली है, 24 मई को आएगी। बाप रे, 2 एग्जाम एक साथ। हाँ,
24 वो मई को फिल्म और 25 मनोज मई को वाजपेयी चुनाव। उसके हीरो है। और अरे मेरी वाइफ आ गई। मैंने अभी देख, कब आए आप? ये मेरी पत्नी है। बहुत स्वागत है आपका पब्लिक मंच में। अरे आज हम लोगों की शादी की सालगिरह है। अब बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी पत्नी को, पूरे परिवार को। हाँ। मिलने का यही जगह है। एक सवाल आप भी पूछ ही डालिए आज मनोज तिवारी जी से, और ऐसा सवाल पूछिएगा कि बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जाएं। रोज ही होते हैं। कौन सी नई बात है यार। छट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के ही। तो ऐसा करती नहीं, लेकिन चलता है। नहीं, आपने कहा था बहुत जल्द रिंकिया की मम्मी भी आने वाले, तो वो गाना आप कब लाने वाले हैं? मेरा एक ये सवाल है आपसे। अब बताइए, आजकल गुगलियां बहुत हो रही हैं आपकी पार्टी में, आपके भाइयों के बीच में। नहीं, हम लोग प्लान कर रहे हैं। ऐसे कभी कभी गाना हिट हो जाता है ना, तो रिंकिया के पापा हिट हुआ, तो मैं लोग सोच रहे हैं कि रिंकिया के मम्मी का भी कुछ गाना बनाए। मगर डर लगता है, पता नहीं कौन किस अंदाज में ले जाए। यहाँ तो तिल के ताड़ बनते देखे हैं, यहाँ हमने तिल के ताड़ बनते देखे हैं, और खुद ही करते हैं भ्रष्टाचार, फिर इंसुलिन का पहाड़ बनते देखे हैं। कमाल है, इंसुलिन भी आप नहीं देते और उस पर भी मजाक अरे करते। मैडम, इंसुलिन छोड़िए, जो व्यक्ति विक्टिम कार्ड खेलने के महारथी हो, वो रहते हैं जेल में, खाना आता है घर से, और खाने में आता है आम, मिठाई, और है वो क्या कहते हैं उसको, डायबिटिक व्यक्ति हैं। उसके बाद भी मिठाई खाना, मतलब फोन नहीं बताएंगे कि फोनवा कहाँ रखा हुआ है, फोन का कोड वर्ड नहीं बताएंगे, पासवर्ड, लेकिन ये जरूर कहेंगे, देखो जी मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं तो मेरे बेल दे दिया जाए। अरे बेल के लिए इतना परेशान? उस राजमहल, जो एक शीश महल बनाया है, शीश महल में रहने का इतना, कि आपको कहते थे भाई, आप तो कहते थे कि हम जिंदगी गुजार सकते हैं पहाड़ में, अब कुछ दिन गुजारो तिहाड़ में। पर बेल हर किसी का हक होता है, वो अप्लाई कर तो सकता है। हमारे बस में कहाँ है बेल? संजय सिंह को हम थोड़ी बेल दिए, कौन दिया? कोर्ट ने दिया। मतलब मैं समझ में नहीं आता कि व्हाई दिस डिबेट, कि बीजेपी जेल में ले जा रही है। हमारा बस चलता तो हम संजय सिंह को कभी बेल नहीं होने देते। नहीं, पर सारे विपक्षी नेता ही आपके शिकंजे में आते हैं, आप उनको पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं। आपको जो आपकी वॉशिंग मशीन में आके धुल जाता है, वो एकदम रिंकिया के पापा के साथ बैठ जाता है। नहीं, ये देखो, जो भी पब्लिक मंच से सुन रहे हैं, ये एक ना नैरेटिव बनाया जाता है। नैरेटिव कहाँ है? इसके तो पूरा डेटा है। नहीं, नाम बता दो। एक नाम बताइए जिसका केस बीजेपी में आने के बाद खत्म हुआ हो, बताइए। अजीत पवार की पत्नी का केस चल रहा है? नहीं चल रहा, वापस हो गया। नहीं कल, अरे तो ओहो, 2 दिन पहले सर। नहीं 25 में से 23 लोगों का वापस, 24वां अब हो गया। भैया ये सवाल तो पब्लिक पूछेगी। मैडम नहीं, ठीक है, पूछना चाहिए। अब उनका केस अगर स्वयं खत्म हो गया हो कोर्ट से, ओ, राम जी आ गए आशीर्वाद देने। ये गलत है। नरेंद्र मोदी जी के रहते भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस बना रहेगा। लेकिन अगर हम ये थोड़ी कहेंगे कि जो दोषी नहीं है उसको भी दोषी करार दे दो। अच्छा, पहले तो आप कह रहे थे कि वो दोषी है ना, सवाल तो यही है। पहले आपको दोषी लग रहे थे, फिर जब आपके साथ आ गए तो वो दोषी नहीं है। नहीं, हम हमेशा कहते हैं जांच हो। नविका जी देखो, आप लोग भी इतने यंग लोग हो, हम कहते हैं जांच हो। हम अरविंद केजरीवाल जी को दोषी थोड़ी बोल रहे थे,
हमने कहा जांच हो, वो कहते हैं नहीं नहीं जांच की जरूरत नहीं, हम एकदम कट्टर ईमानदार हैं। बाद में पता चलता वो कट्टर वाले हैं पूरा, वो कट्टर नहीं है, दे आर कट्टर। ऐसे लोगों को क्या कहें हम नविका जी। इसलिए देखिए मनोज तिवारी आज आपके राहुल सामने गांधी कहते हैं वो सबके अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। आपको ये फॉर्मूला कभी पहले याद नहीं आया कि ठकाठक ठकाठक कैसे? ठकाठक सबको दे दो? कैसा क्या कैसा? किसको देंगे? गरीबों को। वो कह रहे महिलाओं के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए आएगा। खटाखट खटाखट। बड़ा ऐसा लगता है जैसे ये लोग देश में शासन ही नहीं किए हैं। अभी तो प्रियंका जी बोल रहे थे हम 55 साल शासन किए हैं, तो 55 साल में किसी महिला की याद नहीं आई। आपका अभी कर्नाटक में सरकार चल रही है ना, किसको किसको दे रहे हो बताओ? आपका अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा था, छत्तीसगढ़ में उन्होंने बोला था, विधिवत लिख के बोला था कि प्रत्येक महिला को 1000 रुपया महीना देंगे। पूरा 5 साल बीत गया, दिया नहीं। जब जोड़ने घटाने गए तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये तो होगा कैसे? तो बोला क्यों? और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी राज्य में 12,000 रुपया सालाना छत्तीसगढ़ की उन गरीब महिलाओं को देना शुरू कर दिया है। रैपिड फायर राउंड होता हमारा एक, तो रैपिड फायर में जल्दी जल्दी जवाब होते हैं। जैसे आपकी इन स्विंग जल्दी जल्दी जाती है, और मैंने कहीं पढ़ रही थी कि आप फील्डिंग में थोड़ा सा आपका रह गया था। वैसे क्रिकेट में, हाँ मैंने पढ़ा था कहीं कि आप खुद ही कहते हैं कि फील्डिंग में मैं थोड़ा वीक हूं, तो इसमें जल्दी जल्दी फील्डिंग कर लीजिए। अपनी वीकनेस जाननी भी चाहिए। तो आप पहला लोकसभा चुनाव 2009 में समाजवादी पार्टी से लड़े थे, हार गए। लड़े थे। फिर बीजेपी में क्या खींच लाया आपको? नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड, नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट, नरेंद्र मोदी जी का महिलाओं के प्रति विशाल बड़ा भाव, नरेंद्र मोदी जी का गरीबों के प्रति समर्पण। और जिस दिन मैंने सुना कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के पीएम बन सकते हैं, मैंने सपोर्ट कर दिया उनको। 2009 तक भी वो 8 साल पीएम रह चुके, सीएम रह चुके। हाँ, बट तब वो पीएम मटेरियल नहीं आ रहे थे। और देखिए 2009 न हमारे जीवन की एक गलती थी। गलती थी? हाँ गलती थी, और वो भी गलती हो गई। तब मैं पॉलिटिकली मैच्योर नहीं था। और 2009 हमको अक्सर लोग पूछते हैं, अब मैं अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहा था, हम और अमिताभ बच्चन जी फिल्म कर रहे थे। फिल्म का नाम था गंगा। उनके मित्र होते थे अमर सिंह, सेट पे आए और आपको उठा के ले गए? नहीं, उठा के तो नहीं ले गए, बोले चलो तुमको चुनाव लड़ना है। हम कहे ना भाई हम नहीं लड़ल चाहत। तो अमिताभ बच्चन बैठे थे, वो लंच पे बैठे थे, तो उनके सामने ही बोले कि अमित जी मैं इसको चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अमित जी हमको देखे, फिर नीचे देखने लगे। मैं सोचा शायद इनको, अब इनके दोस्त हैं, ना करेंगे तो। मैं कहा चलो 3 महीने की फिल्म है, करके आ जाते हैं। तो हम 3 महीने ही रहे। चुनाव के पहले भी नहीं थे, चुनाव के बाद भी अमर सिंह जी का खुद ही समाजवादी पार्टी से झगड़ा हो गया, तो हम चले आए। तो 3 महीने की गलती, हाँ वो गलती थी। मुझे निर्भीक रूप से पता, अच्छा पहले तो मुझे पता नहीं था कि लड़ाएंगे कहाँ, और ले जाके लड़ा दिए जोगी जी से। अब जोगी जी का मैं खुद ही बहुत बड़ा फैन रहा हूं, हमेशा था। तो अब छोड़िए इसको, ज्यादा कहानी क्या कहनी है। बट आज योगी जी के साथ कैसे संबंध है? नहीं, बहुत अच्छे संबंध है। उन्हें याद रहता है कि आप उनके खिलाफ लड़े थे? भूल ही नहीं पाते हैं। तो फिर उनको हमेशा याद रहता है। तो फिर क्या कहते हैं आपको? नहीं, अब तो हम लोग का बहुत प्रेम है आपस में, और आई एम प्राउड ऑफ योगी आदित्यनाथ जी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने बिहारी डीएनए पे कुछ कहा था, कुछ जवाब देना चाहेंगे उन्हें? सब ये लोग ये समझदार लोग नहीं है। ये किसी स्टेट वाइज किसी को बोलना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। राम लहर चल रही है, राहुल गांधी को नहीं लगता? देखिए राम लहर खत्म कब हुई थी? राम तो रग रग में है।
क्योंकि राम को कुछ लोगों ने विवादास्पद बनाया, लेकिन राम तो मैंने कहा ना कि सत्य के प्रतीक हैं, त्याग के प्रतीक हैं। राम एक राजा के रूप में है, राम एक पति के रूप में है, राम एक बेटे के रूप में है, राम एक सबरी के आराध्य के रूप में है, राम निषाद राज के एक मित्र के रूप में है। तो राम को जानने वाले, मैं तो कहता हूं देश में सबका राम कनेक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, खबर आ रही है कि अमेठी और रायबरेली से लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, लड़ेंगे? इतना डर क्यों रहे हैं? लड़ना ही चाहिए था। दादा परदादा सब लोग लड़ते रहे, आप अब यहां हम बोलेंगे कि वो कांप क्यों रहे हैं? लड़ेंगे लड़ेंगे, भरेंगे भरेंगे, अरे लड़ो भरो यार। एक हार में ऐसा घबरा गए, तो इसलिए घबरा गए कि स्मृति ईरानी जैसी एक कर्मठ बहन अमेठी को मिल गई है, रायबरेली का विश्वास उठ गया है इन लोगों के ऊपर से, और जो काम इन्होंने अभी मैनिफेस्टो में कर दिया उसके बाद तो हार का अंतर इतना बड़ा होगा। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी को, अगर साहस है तो वायनाड छोड़ो और केवल अमेठी से लड़ो, समझ में आ जाएगा कौन कांप रहा है। तो वायनाड का तो वोट डल चुका आज। तो डल चुका तो काहे दूसरे जगह टांग अड़ा रहे हैं? उस पे विश्वास नहीं है क्या? क्या वायनाड से भी विश्वास हिल चुका है क्या? नहीं, पर उत्तर प्रदेश आपके तरफ तो थोड़ी फर्स्ट छोड़ डे दें। डिसाइड करिए ना, चुनाव आता है पहले दिन डिसाइड करिए हम 2 जगह से लड़ेंगे। बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन लड़ेंगे लड़ेंगे, नहीं 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 जाएंगे। अरे यार कूदो ना, पहले दिन से बोलो अमेठी भी लड़ेंगे, वायनाड भी लड़ेंगे। इस देश में बहुत लोग 2 जगह से लड़ते हैं, लेकिन अभी तो दोनों पे डाउट है, पता नहीं वायनाड का भी क्या होगा। आपने नेहा सिंह राजपूत का नाम सुना होगा, एक उभरती हुई लोक गायिका और कवि भी हैं। उन्होंने आपके ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाया है। सुनाते हैं आपको नेहा सिंह राजपूत का आपके ऊपर आरोप। ऐसे फूहड़ और इतने गंदे गंदे गीत इन्होंने गाए हैं कि ये खुद अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौए में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके इस गीत की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की शिक्षा बाधित हुई, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप कितना भी उठक बैठक कर लीजिए, कान पकड़ करके माफी मांग लीजिए, लेकिन आपके पाप खत्म नहीं होंगे। संगीन सवाल है, महिला का है। नहीं, अगर मैं कहता हूं कि गांव में पढ़ाओ, गांव में नहीं पढ़ाई होनी चाहिए बेटियों की, इसमें क्या बुराई है? या तो ये भोजपुरी समझ नहीं रही हैं। आप समझा दीजिए। नहीं, देखिए क्या है, ये तो पहले ना, ये जो नेहा जी हैं ये लोक गायिका नहीं है, ये राजनीतिक गायिका है। अच्छा। हाँ, इनका कोई गाना ऐसे थोड़ी आया है, कोई चला है, कोई नहीं। ये हमेशा वो एक गाना मनोज बाजपेयी का आया था मुंबई में काबा, फिर उसका नकल करके इन्होंने चुनाव में गाना गाई, बिहार में काबा, फिर यूपी में आए तो यूपी में काबा। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल सिंगर हैं। तो आज एक प्रधानमंत्री मोदी के लिए भोजपुरी में कुछ सुना दीजिए। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी खातिर एक ही भाव गाना चाहते हैं कि देश के बड़हर खुशियन के हो गई मुहूर्त बा, और तीसरी बार फिर से हमके मोदी के जरूरत बा। तीसरी बार फिर से देश के मोदी के जरूरत बा। मन उनकर साफ बा, हो रहल इंसाफ बा। नियत में खोट नहीं खे, हो रहल विकास बा। अरे अब की बेरी देशवा में
400 पार वाली मूरत बा, आ लड़का लोग भी बोल रहल बा, यूथ सारा बोल रहल बा, मोदी के जरूरत बा। तो मनोज तिवारी जी, आज तो ये पूछना पड़ेगा कि बिहार में लालू बा के नीतीश बा, किसको सपोर्ट बा? नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया, बिहार के परचम और आगे बढ़ के सजावा ये भैया, 40 के 40 सीटवा बिहार के एनडीए के पठावा ये भैया भैया। अभी कुछ ही दिन पहले तो आप नीतीश कुमार को कह रहे थे कि विधानसभा में अश्लील बातें कह रहे थे। इससे मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब भी पूछेंगे। हाँ पूछेंगे, लेकिन देखिए नीतीश जी से हमारी भले ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति महिलाओं के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करे। तो मनोज तिवारी जी, रैपिड फायर का आखिरी, राहुल गांधी अब की बार कि नरेंद्र मोदी 400 पार? राहुल गांधी कंपटीशन में है कहां? राहुल गांधी जी कंपटीशन में तब माने जाते जब वो कह देते कि हाँ मैं हूं, लड़ रहा हूं, मैं हूं पीएम का, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट। क्या उन्होंने कहा? कह ही नहीं सकते। उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। ये देश में यूनिक चुनाव है जहां एक तरफ पीएम के चेहरे नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कोई नहीं है, या है तो 20-25 तो है, संडे को ही, मंडे को वो, ट्यूसडे वो, वेडनेसडे वो, सैटरडे करेंगे, ऐसा सब चल रहा है मीडिया पे। तो राहुल जी को उनके सलाहकारों ने समाप्त कर दिया। सलाहकार कैसे समाप्त कर सकते हैं नेता को? जब अपनी बुद्धि नहीं होती है तो हो जाता है ऐसे। मैं एक दिन संसद में बैठा था, उनको किसी ने दिया होगा कि आप आज जाओगे और नरेंद्र मोदी जी को गले लगाओगे। आप लोग याद कर रहे हो ना वो सीन? अब मैं बैठा हूं, उधर राहुल जी, उधर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। जब वो उठे इधर से, जब वो ये करना शुरू किए ना, तब मुझे लग गया कि कोई सिखाया था, इसने सीन खराब कर दिया। क्योंकि या तो जाइए, या तो जाके प्रणाम कर लीजिए, या नहीं खड़े हो रहे हैं तो आप जाके। लेकिन ये कहना मतलब उठो उठो, देश का बहुत बड़ा राजा आया है, उठो मुझसे मिलो, हम कह ले गया, डुबा दिया। स्क्रिप्ट फॉलो करने के लिए भी कुछ समझदारी होनी चाहिए। जनता क्या समझती है? सवाल, बहुत से सवाल हैं यहाँ सामने। अगर माइक किसके पास है? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है, मैं हिमकॉम इंस्टीट्यूट से हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी एक्टिंग लाइफ और सिंगिंग लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तो ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि मतलब अब मेरे को पॉलिटिक्स करनी है, मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊंगा? और फिर उसके बाद आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में भी आपने मतलब अभी तक तो अच्छा आपने किया है, तो मतलब कैसे सर? अगर मैं नहीं आता, आगे का पता नहीं, 2024 नहीं, मैं नहीं आता तो ये महिला आरक्षण कैसे आता? अभी महिलाओं को 33% आरक्षण है। आप भी तैयार रहो, प्लीज ज्वाइन पॉलिटिक्स। दूसरों पे मत छोड़ो, डोंट हेट पॉलिटिक्स। अब बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक सवाल सोशल मीडिया पर भी है। अनु यादव सरस्वती कॉलोनी वाराणसी से पूछ रही है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप रोजगार पर क्यों बात नहीं करती? हमारे जैसे लोगों को जॉब चाहिए। आप इतने दिन से सांसद हैं, क्या रोजगार, महंगाई के मुद्दों पर वोट नहीं मिलता? हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों पर वोट मिलता है, इसलिए इन पर बातें होती हैं।
क्या नाम बताया उन्होंने? अनु यादव। अनु, हमने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं और हमारा लगातार जोर है कि स्किल्ड बनो। नरेंद्र मोदी जी 20 लाख रुपया किसी भी यूथ को देने के लिए तैयार हैं कि आप काम करो, काम करके वापस कर देना, ओनली 3.5% इंटरेस्ट रेट पे। मेरा मन एक सवाल और है पब्लिक का यहाँ पर, और हम जी, बात करते हैं, हम रोजगार की बात कभी पीछे नहीं आपने तो छोड़ते। एक गाना भी पुराना रोजगार पे किया था जो वो थोड़ा, पहले वाला था जब रोजगार नहीं मिलता था। तब भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार। नमस्ते सर, हमारा नाम नियति शिवहरे है एंड आई एम फ्रॉम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड आईड लाइक टू आस्क कि अभी फिलहाल राजस्थान, कर्नाटका और बिहार जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी विपक्ष से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी किस तरह इन मुद्दों का हल निकालने का इरादा रखती है कि उनके जो अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है वो पूरा कर सके? और इसमें ईवीएम पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि और वीवीपैट नहीं होगा, तो ये विपक्षी जो कहते हैं आपने ईवीएम में कुछ चिप विप डाली है, उसी से होगा? हमारे देश की चुनाव व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी चुनावी व्यवस्था में है और दुनिया के कई देश हमें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर राज्य में हमारा ही सरकार है। आप कैसे कोई ये बात कह देता है? केरल में हमारी सरकार नहीं है, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है, अभी तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, हिमाचल में भी नहीं है, हिमाचल में भी नहीं है। आप अपनी बनाने की कोशिश में जरूर लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही लॉफुली काम करती है और इसका देश को विश्वास है। हमें बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश का ना जैसे ही एक प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री कौन हो, तो मुझे लगता है ना छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन देश का एक भाव है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूती से चला रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ तो मीडिया भी चलाती रहती है। अब अभी आपको पता चला होगा कि एक कौन सूरत में एक सीट निर्विरोध जीत गए, तो क्योंकि जो प्रपोजर था वो बीजेपी ज्वाइन कर गया। नहीं, ये तो एक बीजेपी के साथ भी हुआ है। हमने कहीं एक कैंडिडेट घोषित किया, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो अच्छा था कि अभी फॉर्म भरा नहीं था। कि ये सब संवैधानिक प्रोसीजर है, उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सम्मान होना चाहिए और सम्मान आज जनता का भी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मंच पर आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब भी दिए। कुछ गूगलीज में आप एलबीडब्ल्यू होते हुए मैं बहुत बचे। आपका फैन हूं। आपके हाँ, इतने फैन हैं आप? कहाँ? नहीं, हम आपके फैन हैं क्योंकि आप ना बिंदास खबरें देते हो। टाइम्स नाउ, नव भारत, ये किस पे है? ये वही है, दोनों पे है, टाइम्स नाउ पर भी और टाइम्स नाउ नव भारत पर भी। अच्छा, अंग्रेजी पर भी? एकदम। ओके देन। भोजपुरी इज नॉट इन अंग्रेजी, भोजपुरी इज भोजपुरी। नहीं, बट मेरा मानना है कि आप जिस प्रकार से न्यूज की तरह लेते हैं, डर लगता है हम लोगों को किसी दिन हमारी गर्दन पकड़ में ना आ जाए, ऐसी कोई गलती ना हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इतना कुछ करने के बाद भी मोदी जी कहते हैं अभी 10 साल में जो हुआ वो तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी पूरी विकास की पिक्चर बाकी है। तो मेरा मानना है कि मनोज तिवारी, हमको लगता है कि हम बहुत समझा रहे हैं, बट देश की जनता समझ चुकी है। बिल्कुल, देश की जनता समझ चुकी है और देश की जनता 4 जून को अपना वर्डिक्ट भी देगी। किसको कितनी सीटें और कौन 400 पार और कौन 4 जून को तो निकल आएगा सब रिजल्ट ना। यहाँ तो दिल्ली में 25 को और बाकी आज भी वोटिंग चल रही है। आज तो पूरे देश में चल रही है। अभी मैं कटिहार होके आया, वहां भी चल रही है। अभी मैं बिहार में भागलपुर होके आया, वहां भी चल रही है। और 26 तारीख को बहुत जगह चल रही है। और आपकी भी नई फिल्म आने वाली है, उसका हाँ, मेरी
नहीं, वो एक फिल्म भैया जी मनोज बाजपेयी की, पता नहीं आप लोगों में से कोई, मैंने उसका टाइटल सॉन्ग गाया है। तो भैया जी गा दीजिए। वो गाना है ना, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डरवाई गुनहगार नगरिया, हो जे सारा जीवन दुख झेल, हरदम खतर से खेल, ओके कैसे के डेराई गुनहगार डगरी, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। मनोज तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े पब्लिक मंच पर, आप भी आई हमारे साथ। आइए, आप स्टेज पर आइए, पब्लिक मंच पर आइए, और आज इस खास अवसर पर हम आपको भी यहाँ स्वागत करते हैं आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मनोज तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी, और आज शादी की सालगिरह। आप सबको, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, और आपने इस दिन काम करते करते हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से हम 4-5 घंटे एक्स्ट्रा वैसे ही ले लेंगे, आपको स्टूडियो बुलाया करेंगे। नहीं, मैं आपको भी धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस शो। और जो आपने ऑडियंस बुलाया ना, क्योंकि मैं बोलते समय सबके फेस रीड कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं एक बहुत ही स्किल्ड फोर्स को कुछ बातें बताने में सक्षम हुआ हूं। अगर हमारी कुछ बातें अच्छी लगी तो उसको आगे भी फॉरवर्ड करें, ये हमारी प्रार्थना होगी। Thank you very much. Thank you for this very special episode of Public Munch.